टारगेट पीसीएस मंथली करंट अफेयर्स में एक बार फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम मंथली करंट अफेयर्स आपका कवर करा लें, जिससे कि आगे जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उसमें आपको सफलता मिल सके। चाहे वो एग्जाम यूपी का हो, बिहार का हो, उत्तराखंड का हो, हरियाणा का हो या अन्य जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, वहां पर मंथली करंट अफेयर्स के लिहाज से ये सीरीज आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसके पिछले एपिसोड अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। साथ ही साथ इसकी अगर पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन आती है, आप वेबसाइट पर जाकर मंथली इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जुलाई माह की। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जुलाई माह की। इससे पहले भी हमने कुछ माह की जो पुरानी जो खबरें हैं एक एक मंथ के हिसाब से कवर किया है, उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, ताकि समग्र रूप से साल भर की आपकी जो करंट पर एक नजर है वो चली जाए, ताकि महत्वपूर्ण सवाल आपके ना छूटे। बाकी कुछ अन्य सवाल ऐसे होते हैं जो कि किसी अन्य सेक्शन से होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको भी आप देखते रहिए, लेकिन इसके साथ ये आपके लिए उपयोगी सीरीज है। अब देखिए, इसमें पहली हमारी जो खबर है संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम के अंतर्गत, इसमें है भारत के उपराष्ट्रपति ने जो अपना इस्तीफा दे दिया। इससे संबंधित तो जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो उससे संबंधित आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। और इससे पहले किसने इस्तीफा दिया अपने पद पर रहते हुए, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए, तो ये कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हाल ही में बात करें, इन्होंने इस्तीफा जब दिया तो 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम जगदीप धनखड़ था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो देखिए अनुच्छेद 67A के अंतर्गत ये आता है। इन्होंने अपना इस्तीफा किसको दिया, तो इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया। ठीक है। अब देखिए, इससे पहले अगर बात करेंगे तो वीवी गिरी और साथ साथ आर वेंकट रमन, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले ही पद को छोड़ दिए थे। और अभी जगदीप धनखड़ जी के द्वारा ऐसा करने से, इस्तीफा देने से, ऐसे 3 व्यक्ति हो गए हैं जो कि अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिए हैं। अब ये आप जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के उपसभापति सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता भी करते हैं। दोनों पद और दोनों कार्यभार और इनके पास होता है। अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हो, इसलिए क्या विकल्प होता है, चुनाव सीधे सीधे विकल्प होता है। तो ध्यान रखिएंगे, तीसरे व्यक्ति हैं आर्टिकल अनुच्छेद 67A, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला है बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक। देखिए, कोई भी जो विधेयक है वो कानून कब बनता है, जब उस पर फाइनली राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, दोनों सदनों से पास होता है, उसके बाद जब राष्ट्रपति की मुहर लगेगी तो वो कानून बनेगा। फिलहाल जुलाई माह तक विधेयक की चर्चा थी, हालांकि ये अब कानून बन चुका है। तो 21 जुलाई 2025 को संसद के मानसून सत्र में पहले ही दिन इस विधेयक को, बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था और फाइनली ये कानून भी बन चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिल चुकी है। और 24/7/2025 को जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई तो यह कानून बन गया। अब सवाल उठता है कि बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस विधेयक ने 169 वर्ष पुराने भारतीय माल वहन जो अधिनियम है, जो कि 1856 का था, उसका स्थान लिया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये कितने वर्ष पुराने भारतीय माल वहन अधिनियम का स्थान लिया है। तो बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक जो अब कानून बन चुका है, तो इसने स्थान लिया है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण है, रोल है। अब क्यों महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि विदेशी जो निवेशक हैं वो इस नए कानून के माध्यम से अब उनको निवेश करना आसान होगा। साथ ही साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भारत के लिए अच्छी स्थिति होगी। कारण यह है कि जो व्यापार होता था, व्यापार प्रक्रिया थी, उसमें पारदर्शिता नहीं थी। साथ ही साथ नियम और कानून इतने ज्यादा अस्पष्ट थे, इतने ज्यादा पेचीदा थे कि जो भारतीय बंदरगाह और लॉजिस्टिक प्रणाली है हमारी, जो माल वहन को लेकर, वो बहुत उलझाऊ थी। तो नियम जितने सरल होंगे, स्पष्ट होंगे, पारदर्शी होंगे, उतना ही ज्यादा जो हमारे बंदरगाह और लॉजिस्टिक प्रणाली पर जो बाहर का निवेश है, बाहर के निवेशकों का भरोसा ज्यादा होगा, यानी कार्य स्मूथ तरीके से चलेगा। तो हम कह सकते हैं बिल्स ऑफ लैंडिंग जो अब एक्ट बन गया है 2025, जो पहले विधेयक था, अब इसमें दस्तावेजी अस्पष्टताएं दूर होंगी, विवाद मुकदमेबाजी की संभावना घटेगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो सकेगा। और इसने कितने वर्ष पुराने जो हम कह सकते हैं कानून का अधिकार, मतलब जगह ली है इसने, तो 169 ईयर्स पुराना जो कानून था उसको अब इसने प्रतिस्थापित किया है। अगला हमारा है आदि कर्मयोगी और तलाश पहल। ठीक है, देखिए तलाश जो कार्यक्रम है, बेसिकली जो जनजातीय छात्र हैं
उन्हीं के लिए आवश्यक जीवन शैली कैसे बेहतर हो सके, साथ ही विश्व की जो प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है उसमें वो कैसे बेहतर कर सकें। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो विश्व की चुनौतियों को जनजातीय छात्र सामना करते हुए कैसे अपना स्किल डेवलप कर सकें और उसमें अपना अहम योगदान दे सकें, इसी के लिए जो तलाश पहल है शुरू की गई है। अब तारीख 10 जुलाई 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई आदि कर्मयोगी और तलाश पहल, पहली क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला इसके अंतर्गत यानी रीजनल प्रोसेस लैब यानी आरपीएल जिसको कहा जाता है, ये शुरू की गई। ये क्या उद्देश्य है इसका? तो स्थानीय शासन को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। तलाश कार्यक्रम की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब, यानी कि एक ऐसा नवाचारी मंच है, ठीक है, जहां पर कि ये जनजातीय छात्र स्किल को सीखेंगे और जीवन कौशल को सीखेंगे। NESTS यानी कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है तलाश कार्यक्रम? तो NESTS याद रखेंगे, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के द्वारा इसको शुरू किया गया है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय विद्यार्थियों के समग्र विकास का ध्यान रखते हुए उनके अंदर ये स्किल डेवलप की जाए। आदि कर्मयोगी मिशन की बात करेंगे तो जनजातीय क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, ये भी ध्यान रखेंगे। सीधे तौर पर यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदि कर्मयोगी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर इसको शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा? तो 20 लाख जो जनजातीय कार्यकर्ता हैं उनको तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ अन्य एजेंट होंगे जो कि चेंज एजेंट, जो चेंज स्थानीय ग्राम स्तरीय स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, तो उनको अभिकर्ता को यानी कि एजेंट को तैयार करने का भी लक्ष्य है, ताकि ये जनजातीय कार्यकर्ता और ये जो ग्राम स्तरीय जो परिवर्तन अभिकर्ता यानी कि एजेंट हैं वो मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके कि जनजातीय क्षेत्रों में जो उत्तरदायी शासन है उसमें जो राष्ट्रीय मिशन है उसमें ये लोग योगदान दे सकें और समावेशी विकास और सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी हो सके। समावेशी विकास कब होता है? जब उस विकास में सभी लोग सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जब सीमांत व्यक्ति भी उस विकास का हिस्सा होता है तो उसको समावेशी विकास कहेंगे। तो समावेशी विकास और सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी तभी होगी जब जहां पर ऐसे व्यक्तियों तक, जहां तक कि हम कह सकते हैं कि विकास की जो योजनाएं परियोजनाएं वो उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है, तो यहां तक पहुंचेंगे तभी, ठीक है। अब इसमें समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? तो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन जो योजना है वो, और साथ साथ धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। चलिए अगला है हमारा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025, ठीक है। अब नाम से स्पष्ट है कि पोर्ट्स कॉन्क्लेव है यानी कि बंदरगाहों से इसका संबंध है। बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 कब है? सबसे पहले डेट देख लीजिए, तो 14-15 जुलाई 2025 को। कहां? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। कौन सा संस्करण था? तो ये इसका दूसरा संस्करण था। उद्घाटन कौन किया? तो केंद्रीय पोत नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आयोजन आपको याद रखना है कि विशाखापत्तनम में हुआ था बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव। चूंकि भारत में हुआ है, विशाखापत्तनम में हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। और किसके तत्वाधान में? तो विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी के तत्वाधान में इसको किया गया था। अब जो बिम्स्टेक देश हैं उनके बीच में जो समुद्री सहयोग है उसको नई दिशा देने वाले एक मंच के तौर पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो केंद्रीय विषय आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारी, ये इसका केंद्रीय विषय था। यानी कि नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल यहाँ पर पार्टनरशिप है, तो ये इसका केंद्रीय विषय था। केंद्रीय विषय भी याद रखेंगे। भारत में हुआ है इसलिए बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव जो है महत्वपूर्ण है। अगला है रासायनिक अस्त्र समझौता। इसकी चूंकि मेजबानी देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2025 को दिल्ली में यह हुआ था वाणिज्य भवन में, और यहीं पर रासायनिक अस्त्र समझौता जो पहले हुआ था ये उसी समझौते में फिर से एक हम कह सकते हैं कि 23वीं इसकी क्षेत्रीय बैठक थी जिसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई है, नई दिल्ली में यह हुआ है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रासायनिक अस्त्र समझौता, इसकी 23वीं क्षेत्रीय बैठक की सफल मेजबानी भारत के द्वारा की गई, 1 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुआ, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब भारत ने भी रासायनिक हथियारों की समाप्ति की जाए इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, फिर से यहाँ पर यह बात कही गई है। और रासायनिक अस्त्र समझौता जो है इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये बहुपक्षीय संधि, यानी कई लोग मिलकर इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं कि नहीं, रासायनिक जो अस्त्र हैं वो सबके लिए घातक है, इसको रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब सदस्य देश जो हैं वो एक निर्धारित समय किया गया है जिसके अंतर्गत
हथियार नष्ट करने की अनिवार्यता पर बल देते हैं। 1997 में ये लागू हुआ था और इसके कार्यान्वयन की देख, यानी ये जो समझौता हुआ है, जो संधि हुई है, जो बहुपक्षीय संधि हुई है, इसकी अगर हम बात करेंगे देखरेख कौन करता है तो OPCW करता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स, OPCW का फुल फॉर्म है। अब इसके सदस्य देश कितने हैं तो 193, 193 क्या है इसके सदस्य देश हैं, तो याद रखना है। और OPCW को रासायनिक हथियारों को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों के लिए आप याद रखिएगा कि 2013 में नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला है आर्थिक घटनाक्रम के अंतर्गत निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले जो हल्दी है इसके विषय में जो भी कामकाज होता था, उसकी पैकेजिंग से लेकर उसके संरक्षण से लेकर उसके एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने से लेकर हर काम मसाला बोर्ड के अंतर्गत होता था, लेकिन अब इसके लिए स्पेशली अलग से बोर्ड बना दिया गया है। तो 29 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री ने तेलंगाना के निजामाबाद में, जगह याद रखना है आपको, तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है तो जाहिर तौर पर बात है कि इसका उद्देश्य हल्दी की पैकेजिंग से लेकर उसकी ब्रांडिंग, उसके विपणन, उसके निर्यात सहित एक पूरी मूल्य श्रृंखला जो है उसको डेवलप करना इसका उद्देश्य है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करेगा। इससे पहले मसाला बोर्ड के 50 से अधिक अन्य मसालों के साथ ही हल्दी जो है इसका प्रबंधन हो रहा था, लेकिन अब इसके लिए एक पृथक बोर्ड बना दिया गया। तो याद रखिएगा तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड अस्तित्व में आ गया है। अगला है विज्ञान प्रौद्योगिकी रक्षा प्रतिरक्षा के अंतर्गत पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि डिजिटली रूप से, ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब ही है कि जो पारंपरिक ज्ञान है उसके पेटेंट को ध्यान में रखते हुए कि कहीं पारंपरिक ज्ञान की चोरी ना हो जाए, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसका अनुचित दोहन न हो पाए, इसके लिए, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो पारंपरिक ज्ञान का क्षेत्र है वहां पर कैसे हम अनुसंधान को और बढ़ावा दे सके, फिर उस पारंपरिक ज्ञान के आधार पर जो औषधियां हैं उन औषधियों का विकास कैसे हो सके। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद क्या है, हमारे पारंपरिक ज्ञान का ही हिस्सा है। तो इसी तरह से इसी के लिए पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च कर दी गई 12 जुलाई 2025 को। तो ध्यान रखेंगे तो तिथि ही कब लॉन्च किया गया। अब भारत द्वारा दुनिया की पहली TKDL ये शुरू की गई है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। पहली TKDL का मतलब ही हुआ कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, इसका पूरा नाम क्या हुआ, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि पारंपरिक ज्ञान के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है और विश्व में पहली, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका आधार क्या है तो AI पर आधारित एक डिजिटल मंच ये तैयार किया गया है और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि भारत की जो समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा पद्धति रही है उसको संरक्षित किया जाएगा, वैज्ञानिक रूप से उसको पुनर्परिभाषित भी किया जाएगा और उस दिशा में ये पहल है। WHO ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में एक नवाचार का यानी कि इनोवेशन का एक आदर्श मॉडल भी माना है और WHO की 2025 की रिपोर्ट में इसका विशेष तौर पर उल्लेख भी किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए TKDL की विशेषता क्या है तो एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन डेटाबेस का मतलब कि अब सारी चीजें ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर एक जगह होंगी और इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सुवा, रिगपा, होम्योपैथी से संबंधित जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं या उपचार विधि हैं उनको डिजिटली संरक्षित किया जाएगा। यानी कि अभी तक जो चीज किताबों में हार्ड कॉपी में आपको देखने को मिल रही थी अब डिजिटली उनको संरक्षित किया जाएगा। AI टूल्स की मदद से उसका विश्लेषण भी किया जाएगा और उसको वर्गीकृत किया जाएगा, सिस्टमैटिक रूप से उसको रखा जाएगा ताकि खोजना, उसको पढ़ना, उसको जानना आसान हो सके। इसका उद्देश्य यही है कि पारंपरिक ज्ञान की जो पेटेंट चोरी है, अब जब एक डिजिटली डेटाबेस होगा तो कोई भी उस चीज को चुरा नहीं पाएगा, अगर चुराएगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो इसलिए जो पेटेंट की जो चोरी है, अनुचित दोहन है, उससे एक तो रक्षा हो सकेगी, वैज्ञानिक अनुसंधान को सशक्त बनाया जा सकेगा और प्रमाण आधारित नई औषधियों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी कि इसके आधार पर कोई अगर चाहता है कि इस पुरानी हिस्ट्री को जानते हुए नई औषधियों का विकास करे तो उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। अगला अस्त्र मिसाइल है। 11 जुलाई 2025 को DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने सफल परीक्षण किया है, इसलिए अस्त्र मिसाइल चर्चा में आई है। ठीक, सुखोई 30 MKI विमान से ओडिशा तट पर इसको लॉन्च किया गया है और क्या है तो भारत की पहली स्वदेशी BVRAAM है, यानी कि बियॉन्ड विजुअल, आप याद रखेंगे, रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म होता है। तो भारत की पहली स्वदेशी है तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया। अब DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है, RF सीकर से लैस है, मतलब लक्ष्य का पता लगाने के लिए, ट्रैक करने के लिए, लॉक करने के लिए सक्षम है, ध्वनि की गति से भी तेज इसकी स्पीड है,
100+ किलोमीटर इसकी रेंज है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेजने की क्षमता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। ये सारी विशेषताएं भी आप याद रख लेंगे। फिलहाल अस्त्र मिसाइल को आपको पढ़ लेना है, इसलिए पढ़ लेना है क्योंकि सुखोई 11 जुलाई 2025 को ही इसका सफल परीक्षण किया गया, तो सवाल यहां से बन सकता है। फिर इनर्शियल नेविगेशन, डेटा लिंक अपडेट, सक्रिय रडार, होमिंग तकनीकी, धुआं इसमें नहीं होता है, धुआं रहित है, इसका मतलब यह है कि ये इसको दुश्मन को पकड़ना कठिन होता है। और ठोस ईंधन है, इससे कि जो धुआं नहीं होगा, ठोस ईंधन की बात करें, ईंधन का इंजन है, तो इससे क्या होगा कि ये दुश्मन को पकड़ना टफ होगा, यानी कि इसकी गुप्तता बढ़ी रहेगी। और साथ साथ क्षमताओं की बात करें तो फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ की क्षमता पर आधारित है। बड्डी लॉन्च मोड, बड्डी लॉन्च मोड क्या होता है, यानी कि इसको लॉन्च किसी से, मान लीजिए किसी लड़ाकू विमान से लॉन्च कर दिया गया इसको, ठीक है, या किसी अन्य रॉकेट से इसको लॉन्च कर दिया गया, लेकिन उसके बाद दूसरी जगह से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है, बड्डी लॉन्च मोड है। तो ये सारी क्वालिटी इसके अंतर्गत है, आपको देखने को मिलेगी। आईएनएस निस्तार की बात करेंगे, 10 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया है, आईएनएस निस्तार को, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम द्वारा इसको बनाया गया है। और क्या है, ये भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, यानी डीएसवी, डाइविंग सपोर्ट वेसल है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है डाइविंग सपोर्ट, इसको भी याद रखेंगे। निसार बेसिकली पनडुब्बियों को बचाने के लिए, गहरे समुद्र में, ओशन में ऑपरेशन करने के लिए, और अगर समुद्र के अंदर कोई घटना घट जाती है तो उसमें पनडुब्बियों की सहायता के लिए, अंडर वाटर अगर रिपेयर करना है उसके लिए, इस तरह से इन सारी चीजों को, जो कि डीप ओशन में यानी कि समुद्र के भीतर अगर इस तरह की दुर्घटना होती है तो उसके लिए एक बेस है, ठीक है, इसी बेस के थ्रू सारी चीजें उस पर उससे लैस है और वहां पर इसकी सहायता से ये काम किया जा सकता है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण है, यानी कि डीएसआरवी की मतलब इसकी क्वालिटी ही होती है कि एक छोटी पनडुब्बी जैसी मशीन होती है जो गहरे समुद्र में जाती है और वहां से नौसैनिकों को बचाने का काम करती है। तो डीएसआरवी जो है वो भी इसमें है, उससे भी लैस है। तो ये भी याद रखिएगा कि जैसे एक बेस हो गया, इस बेस पर डीएसआरवी भी है, ठीक है। अब इसी बेस पर क्रेन भी लगी है, बड़ी क्रेन भी लगी है, उसकी बहुत ज्यादा क्षमता है कि अगर कोई दुर्घटना होती है समुद्र के अंदर, कोई छोटी मोटी पनडुब्बी है, तो उस हैवी क्रेन से उसको हटाया, उसके मलबे को भी उठाया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें। तो देखिए 120 मीटर इसकी लंबाई है, 10,000 टन से अधिक विस्थापन, यानी 10,000 टन लोड ये लेके चल सकता है, 60+ दिन तक समुद्र में टिकने योग्य है। ये आईएनएस निस्तार की क्वालिटी है। 15 टन की क्रेन लगी है, यानी ये जो ट्रेन है इसकी क्रेन जो लगी है इसकी क्षमता क्या है, 15 टन है। 15 टन की चीजों को ये क्रेन उठा सकती है। हेलीकॉप्टर संचालन, डीप सी मिशन के लिए सक्षम, हेलीकॉप्टर भी इस पर उतर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। डीएसआरवी यानी कि डीप, यहां पर सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, ये जो अभी आपको बता रहे थे कि यानी कि ये क्या करता है, नीचे समुद्र के अंदर जाता है और समुद्र के अंदर रेस्क्यू करने का काम करता है। ये सारी सुविधाएं इसमें आईएनएस निस्तार में मिलेंगे। डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम भी इसमें है, साइड स्कैन, सोनार, खोज व बचाव क्षमताएं भी हैं। देखिए जो डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम होता है, डीपीएस होता है, ये ऐसा सिस्टम होता है कि समुद्र के अंदर कितनी भी लहरें तेज चल रही हो, हवाएं तेज चल रही हो, उससे ये क्या करता है, ये एक जगह उसको स्थिर रखता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो इसको स्थिर रखने का काम करता है। तो वो सुविधा भी इसमें है। अगर तूफान भी आया, समुद्र की लहरें भी ऊपर नीचे हो रही हैं, हवाएं तेज चल रही हैं, तो इसकी स्थिति जो है वो एक जगह बनी रहेगी। साइड स्कैन सोनार भी है, जिससे कि नीचे वो खोज करने में इसको मदद मिलेगा, खोज और बचाव क्षमताओं के लिहाज से। अब 1969 में सोवियत संघ से जो प्राप्त आईएनएस निस्तार है उसी का ये आधुनिक रूप है, ये भी आप याद रखेंगे। तो 10 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया है। सक्षम 3000, 3 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया, सी डॉट द्वारा इसको विकसित किया गया है। और क्या है, तो अत्याधुनिक स्वदेशी नेटवर्किंग उपकरण है, ठीक है, याद रखेंगे। क्या है, सबसे पहले तो सक्षम 3000, यही आपसे पूछेगा कि निम्न में से सक्षम 3000 क्या है। तो ये अत्याधुनिक स्वदेशी नेटवर्किंग उपकरण है जो कि 25.6 टेराबाइट प्रति सेकंड स्विचिंग क्षमता है, 1G से 400G तक इसकी गति क्षमता है। सी डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह कार्य करता है, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड पर भी यह कार्य करने में सक्षम है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, क्षमा करिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द
टेलीमेटिक्स के द्वारा यानी कि सी डॉट के द्वारा इसको विकसित किया गया है, और सी डॉट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, उसी पर यह काम भी करता है। अब 5.6 टेराबाइट प्रति सेकंड की जो स्विचिंग क्षमता का मतलब यह हुआ कि ये एक साथ बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि लाखों जीबी, ठीक है, बहुत बड़े अगर डेटा की बात करें लाखों जीबी तक, तो बहुत तेजी से वो ट्रांसफर कर सकता है। जैसे हर डेटा ट्रांसफर का एक लिमिटेशन होता है, लेकिन एक साथ बहुत बड़े डेटा को, लाखों जीबी तक को बहुत तेजी से ट्रांसफर करने में सक्षम होता है। तो एक ये खासियत है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो 1G से लेकर 400G तक ये स्पीड, इसकी इतनी स्पीड को ये सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक ऐसा अत्याधुनिक स्वदेशी नेटवर्किंग उपकरण है जो बहुत ज्यादा डेटा क्षमता भी है, ट्रांसफर की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। तो वायर स्पीड प्रोसेसिंग, पीटीपी, सिंस, ई टाइमिंग, ऊर्जा दक्षता, हार्ट स्वैप बेल यूनिट्स, ये सारी इसकी क्वालिटीज हैं। लेयर 2 से MPLS तक प्रोटोकॉल सपोर्ट बड़े डेटा केंद्रों और टेलीकॉम कंपनियों के लिए उपयुक्त है। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना कि सक्षम 3000 क्या है, स्वदेशी नेटवर्किंग उपकरण है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड और बहुत ज्यादा बड़े डेटा को सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगला देखिए, गश्ती पोत अदम्य। 26 जून 2025 को भारतीय तटरक्षक बल में इसको शामिल कर लिया गया है, इसीलिए गश्ती पोत अदम्य जो है वो चर्चा में है। क्यों, इसकी खास बात क्या है, तो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से इसको बनाया गया है। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है, ये भी याद रखेंगे। इसमें बाकी इसकी क्वालिटी है कि इसमें प्रणोदन प्रणाली क्या है, तो ये सारी चीजें, चाहे CPPS की बात कर लें, स्वदेशी गियरबॉक्स की बात कर लें, ये स्वदेशी रूप से निर्मित है। इसमें हथियार भी 30 mm CRN-91 गन लगे हैं, 2 12.7 mm रिमोट कंट्रोल गन लगे हैं, स्मार्ट सिस्टम इसमें लगा हुआ है, उच्च दक्षता है, समुद्री सुरक्षा और निगरानी की क्षमता है। फिलहाल स्वदेशी रूप से बनाया गया, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। और ये क्या है, ये गश्ती पोत है, यानी कि समुद्र में गश्ती करने के काम आएगा, यानी कि देख रेख निगरानी करने के काम आएगा कि समुद्र, हमारी जो समुद्री बाउंड्री है उसको सुरक्षित रखेगा, हमारा जो समुद्री क्षेत्र है उसमें गश्ती का काम करेगा। ब्लैक होल मर्जर, इस ब्लैक होल मर्जर की एक घटना हुई है, इस घटना का नाम क्या दिया गया है, GW231123, इस घटना का नाम दिया गया है। तो सीधे तौर पर यही आपसे पूछा जा सकता है कि GW231123 क्या है, तो ये ब्लैक होल मर्जर की एक घटना का नाम है, ये आप याद रखेंगे। इसको पता लगाने वाली टीम किसने पता लगाया, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक दल यानी लीगो वर्गो कागरा, इसके सहयोग से इसने पता लगाया है। तो याद रखेंगे GW231123 क्या है, तो ब्लैक होल मर्जर की घटना है। विशेषता क्या है इसकी, तो विशेषता यह है कि अब तक की जो ब्लैक होल मर्जर की घटना है उसमें सबसे विशाल ब्लैक होल मर्जर की घटना के तौर पर इसको देखा जा रहा है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें 2 ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, आप जानते हैं, और इसमें इस दौरान वो क्या करते हैं, गुरुत्वीय तरंगें, यानी कि स्पेस टाइम में वो गुरुत्वीय तरंगों को उत्सर्जित करते रहते हैं, और धीरे धीरे ये ब्लैक होल आपस में करीब आते हैं, अंततः टकराते हैं और एक बड़ा एकल ब्लैक होल बना लेते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ याद रखिएगा गुरुत्वीय तरंगों का महत्व क्या है, तो ये ब्रह्मांड की सबसे तीव्र और ऊर्जावान घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और ब्लैक होल मर्जर की पुष्टि और अध्ययन में मदद करती हैं। अब 2 ब्लैक होल इसमें शामिल थे जिनका द्रव्यमान क्रमशः सूर्य के लगभग 100 और 140 गुना था, यानी सूर्य से इनका द्रव्यमान क्या था, 100 गुना और 140 गुना ज्यादा था। इनके टकराने से एक विशाल ब्लैक होल बना है जिसका कि द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 225 गुना है। तो ये एक अब तक की सबसे विशाल ब्लैक होल मर्जर की घटना है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, और इसका नाम क्या था, नाम भी आप याद रखेंगे। अगला है, केरल बना भारत का जैव विविधता खोज केंद्र। केरल में देखिए ये भी खबर काफी चर्चा में रही है, तो इसको याद रखेंगे। एक प्रकाशक संस्था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI है, इसने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट का नाम क्या था, एनिमल डिस्कवरीज, न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2024। इसमें यह था कि कुल नई प्रजातियां और उप प्रजातियां 2024 में 683 खोजी गई हैं, और इसमें केरल में जो है सर्वाधिक नई प्रजातियों की खोज की गई है। तो भारत के जैव विविधता खोज केंद्र के रूप में केरल एक नए केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। तो याद रखेंगे इसमें 459 प्रजातियां जो हैं दुनिया भर के लिए नई हैं। जो 683 प्रजातियां कुल नई प्रजातियां उप प्रजातियां खोजी गई, उसमें से 459 प्रजातियां दुनिया के लिए बिल्कुल नहीं है। इसमें 224 प्रजातियां भारत में पहली बार रिकॉर्ड की गई हैं। ठीक है, और 2008 में दस्तावेजीकरण इसका शुरू हुआ था। किसी भी एक वर्ष में सबसे अधिक प्रजातियों की खोज के लिहाज से भी देखें
तो ये 2024 की रिपोर्ट में 2024 इंपॉर्टेंट है, इसमें कि 224 प्रजातियां पहली बार रिकॉर्ड की गई और 683 प्रजातियां कुल यहां पर दर्ज हुई। अब इसमें सबसे ऊपर किसी राज्य का नाम है तो वो केरल है। देश का सबसे बड़ा जैव विविधता केंद्र बनकर उभरा है केरल। कैसे उभरा है तो देखिए, सबसे अग्रणी राज्य केरल कैसे है, तो कुल 101 प्रजातियां यहां पर दर्ज की गई, जिसमें कि 80 नई प्रजातियां थी, 21 नए रिकॉर्ड थे। अन्य प्रमुख राज्यों में देखें तो केरल के बाद कर्नाटक दूसरे पायदान पर 82 प्रजातियां, फिर अरुणाचल प्रदेश 72 प्रजातियां। तो एटलीस्ट 3 का नाम तो आप याद ही रखेंगे। तो पहले पर केरल, दूसरे पर याद रखेंगे कर्नाटक, और तीसरे पर याद रखेंगे आप कौन सा है, आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर 3 नाम आपको याद रखना है। केरल में कितनी नई प्रजातियां दर्ज की गई, 101। इसके बाद कर्नाटक में कितनी, तो 82, और 72 जो है वो कहां पर, अरुणाचल में। तो फिलहाल सबसे बड़ा जैव विविधता का केंद्र बनकर केरल उभरा है, फिर कर्नाटक, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये अन्य भी यहां पर आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में 63 है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में 56 प्रजातियां हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 43 प्रजातियां हैं, मेघालय में 42 हैं, उत्तराखंड में 31 प्रजातियां। फिलहाल ये 3 आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है रोडिस इंडिया कार्यक्रम। ठीक है, इस पहल की शुरुआत की अगर बात करेंगे तो देखिए, जो असम वन विभाग है और भारतीय वन्यजीव संस्थान और देहरादून द्वारा, इनके द्वारा क्या किया गया है, 2573 एक सींग वाले जो गैंडे हैं, यानी राइनोसोरस यूनिकॉर्निस जिसको कहा जाता है, उसके सींग जो होते हैं, बेसिकली उसके सींग बहुत कीमती बिकते हैं, तो उनके सींगों की वजह से ही उनका शिकार, अवैध रूप से उनका शिकार किया जाता है। तो इसलिए क्या किया गया कि जो उनका सींग है, सींगों की डीएनए प्रोफाइलिंग की गई है। इससे पहले गैंडों की डीएनए प्रोफाइलिंग तो होती थी, वो पहल पुरानी थी। अब इसमें क्या किया गया, 2573 जो है एक सींग वाले गैंडों के सींग जो है, उन सींग की ही डीएनए प्रोफाइलिंग यहां पर की गई है। तो इसलिए जो रोडिस इंडिया कार्यक्रम है उसको आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपसे। अब इसका नमूना संग्रह जो है 2021 में जब्त किए गए सींग और प्राकृतिक रूप से मृत गैंडों से लिए गए, फिर उसका सत्यापन विशेष रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। विश्व क्यों किया गया काजीरंगा में, क्योंकि काजीरंगा में ही जो एक सींग वाले ये पाए जाते हैं गैंडे, वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, रोडिस की अगर बात करें, यानी राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम की बात करें, तो ये इसकी शुरुआत जो है वो शुरू हुआ था 2016 में, लेकिन यहाँ पर गैंडों के डीएनए की, यहाँ पर डीएनए इंडेक्स की बात की गई थी, यानी कि उसके डीएनए को ही, अब देखिए हर जो गैंडा होता है उसका अपना विशेष डीएनए होगा, राइनो का अपना विशेष डीएनए होगा। अब उसके डीएनए का अगर डेटाबेस तैयार हो जाएगा, कहीं भी कोई तस्करी होगी तो वो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन यही काम उसकी सींग की वजह से हो रहा था। अब सींग का ही अगर डीएनए पोर्टल पर अगर दर्ज हो जाएगा, एक जगह दर्ज हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि फला गैंडे का फला सींग जो है, अगर कहीं पर उसकी अवैध तस्करी हुई है तो उसको पकड़ना आसान होगा, कोई उसमें फेरबदल नहीं हो सकेगा। अब इसमें सहभागी संस्था कौन कौन सी है, तो पर्यावरण मंत्रालय, इंडिया संबंधित राज्य सरकारें, भारतीय वन्यजीव संस्थान, याद रखेंगे ये इसकी क्या है, सहभागी संस्थाएं, इन्हीं के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या था, तो गैंडों के डीएनए नमूनों का राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटाबेस तैयार करना। लेकिन अभी इसमें नई बात क्या हुई है, तो नई बात ये हुई है कि जो गैंडों के सींग हैं, सींगों का डीएनए का डेटाबेस यहाँ पर तैयार किया गया है। पहले ये पहल जो थी 2016 में जो शुरू हुई थी, इसमें गैंडों के डीएनए नमूने का फोरेंसिक डेटाबेस तैयार किया गया था। इससे वन्यजीव जो अपराध हैं उसकी पहचान होगी, दोषियों को की निगरानी ठीक से हो सकेगी, और गैंडे की जो आबादी है, आनुवंशिक विविधता है, संरक्षण है, उनको हम संरक्षित कर सकेंगे। तो ये इससे संबंधित खबर थी। अगला है संक्षिप्तियों के अंतर्गत क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है वो क्यों चर्चा में थी, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, आईओसी है, 131वां स्थापना दिवस था और उसी समय इनकी नियुक्ति की गई है अध्यक्ष, नए अध्यक्ष के तौर पर। अब ये ऐतिहासिक उपलब्धि इसको बताया जा रहा है। क्यों ऐतिहासिक उपलब्धि बताया जा रहा है, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष हैं। लिख लीजिए, ये आपको प्रश्न देखने को मिलने वाला है परीक्षाओं में। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनी है आईओसी की, इसलिए अब तक इतिहास में पहली बार है, इसलिए ये महत्वपूर्ण आपके लिए सवाल हो गया। और पहली अफ्रीकी नागरिक भी हैं जो इसकी अध्यक्षता करेंगी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। इनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की बात करें तो जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक रही हैं, 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल भी इनको मिल चुका है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री का नाम याद रखेंगे, क्या बनी है, तो आईओसी जो है, इंडियन ओलंपिक कमेटी की नई अध्यक्ष बनी है और पहली महिला है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। किस देश की है, चलिए कमेंट करके बताइए, अभी आपको बताया गया है। अगला है गीता गोपीनाथ। अब गीता गोपीनाथ जो है वो आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के
उप प्रबंध निदेशक पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अकादमिक जीवन में यह लौट गई, यानी कि पहले भी वहां पर थी। आईएमएफ में भूमिका क्या है, तो पहली महिला उप प्रबंधक निदेशक के तौर पर इन्होंने कार्य किया था, गीता गोपीनाथ ने। इससे पहले आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री भी रही थी और यह चर्चा में कब आई थी, जब कोविड-19 महामारी के दौरान जो वैश्विक आर्थिक नीति का निर्माण था उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगली है सोनाली मिश्रा, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। सोनाली मिश्रा जो है वो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो इसलिए सोनाली मिश्रा से भी सवाल बन सकता है। 1993 बैच की एमपी कैडर की अधिकारी हैं और साथ साथ कार्यकाल की अवधि इनकी कब तक होगी, तो अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है, याद रखिएगा। 26 है, 36 नहीं है, याद रखिएगा। अगला योजना परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना यानी कि पीएमडीडीकेवाई योजना, इसकी स्वीकृत सबसे पहले तिथि याद रखेंगे, तो स्वीकृत तिथि 16 जुलाई 2025 से ये लागू हो गई है। इसकी अवधि वर्ष क्या है, मतलब कब से कब तक है, तो 2025-26 से लेकर अगले 6 वर्षों तक। ये भी पूछ सकता है, विकल्प में हो सकता है 5 ही वर्ष दे, तो आप 5 वर्ष न लगाएंगे, याद रखेंगे कि ये आगामी 6 वर्षों तक है। अब इसमें वित्तीय प्रावधान क्या है, तो प्रति वर्ष यानी कि हर साल 24,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत आवंटित किया जाएगा। अब देखिए ये क्या है, तो 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय जो योजनाएं हैं उनको क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, यानी उनका अभिसरण कर दिया जाएगा। यानी कि जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग योजना नीति का जो संबंध है वो एक ही जगह जोड़कर उनको एक जगह इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। अब राज्यों की योजना और निजी भागीदारी को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो नई योजनाएं शुरू करने के बजाय जो मौजूदा योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं को इंटीग्रेट करके इसको प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया जा रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसका महत्व क्या है, तो अब तक की सबसे व्यापक अभिसरण आधारित कृषि पहल है। अभिसरण का मतलब जोड़ के सारी योजनाओं को एक जगह इंटीग्रेट करके, ऐसी पहल सबसे बड़ी पहल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जो कृषि उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें गुणात्मक वृद्धि किया जाए, फसल में विविधीकरण हो, यानी कि कई फसलें उपजाई जाए, ऐसा ना हो कि एक ही 2 फसल की कृषि हर जगह हो, उसमें विविधीकरण हो, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो सके, जल संसाधन की समावेशी पहुंच का मतलब सब तक उसकी पहुंच हो सके, भंडारण अनाज का ठीक हो सके, मूल्य संवर्धन ठीक हो सके। मूल्य संवर्धन का मतलब जब लागत कम आएगी कृषि में तो अगर उसी कीमत पर बिकेगा, वो लागत कम होगी तो लाभ ज्यादा होगा, यानी कि मूल्य संवर्धन होगा, वैल्यू एड होगा उसमें। और लॉजिस्टिक सुधार किया जाए। इसके अलावा कृषि ऋण की सुलभता हो, वित्तीय समावेशन हो। लक्षित जिले क्या है, तो 100 कृषि केंद्रित जिलों का चयन किया गया है शुरू में। अगला है अदिति योजना। इसकी शुरुआत की तिथि क्या है, तो 15 जुलाई 2025। किसके द्वारा, तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सहयोगी संस्था ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। क्या है अदिति योजना, तो पहले पूरा नाम देख लीजिए इसका क्या है। अदिति मतलब असिस्टेंस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, इसका पूरा नाम है। यानी कि अदिति योजना का पूरा नाम आप याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो उद्योग है, प्रतिष्ठान है, उसमें ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। यानी कि जो भी उद्योग हैं या ऐसे संस्थान हैं, वहां पर हम जो काम कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी की लागत है, ऊर्जा की लागत है, उसकी लागत कम से कम हो। यानी कि अगर कहीं पर आप 500 वाट खर्च कर रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर ये बताया जा रहा है, तो वहां पर आप कोशिश ये करना है कि हमारी जो ऊर्जा की लागत है या ऊर्जा का जो हम कह सकते हैं मिसयूज है, उसको कम किया जाए और वहां पर 300 वाट में ही काम हो जाए। तो विशेष रूप से जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र हैं, वहां पर ऊर्जा दक्ष तकनीकी को अपनाने की गति तेज करना। ऊर्जा दक्ष का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी उस 100 वाट के बल्ब में पहले वेस्ट होती थी, फिर उसकी जगह CFL आया, फिर LED बल्ब आया। तो ये जितने आप आगे बढ़े हैं वहां पर उतनी ज्यादा ऊर्जा दक्ष आपको तकनीकी मिल रही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसके वाट का उपयोग होता है, ऊर्जा का जो वेस्ट है वो कम से कम होता है। तो वही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि उद्योगों में इस तरह से यहां पर इस्तेमाल किया जाए कि जो वेस्ट ऑफ एनर्जी है वो कम से कम हो। तो ये अदिति योजना इसी से संबंधित है। संचार मित्र योजना, संचार मित्र योजना को दूर संचार विभाग ने प्रारंभ किया है। इस योजना का स्वरूप क्या है, तो एक राष्ट्रीय पहल है, स्वयं सेवक आधारित डिजिटल आउटरीच कार्यक्रम है। संचार मित्र विश्वविद्यालय के छात्रों को संचार मित्र के रूप में नामित किया जाएगा और उनकी भूमिका क्या होगी, तो डिजिटल साक्षरता और दूरसंचार से जुड़ी जो जागरूकता है
उसको फैलाने के लिए संचार मित्र योजना चलाई जा रही है। अब इसमें क्या किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको संचार मित्र के तौर पर नियुक्त किया जाएगा और ये लोग जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि डिजिटल साक्षरता क्यों जरूरी है और दूर संचार से जुड़ी जो जागरूकता है उसको फैलाने की यहाँ पर मंशा के तहत ये लोग काम करेंगे। समिति सम्मेलन के अंतर्गत 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, सबसे पहले इसकी थीम देख लीजिए तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना, ये इसका थीम है। और भारत की भागीदारी की बात करें तो प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में भाग लिया, तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसमें पीएम ने भाग लिया, प्रतिनिधित्व किया। और सदस्यता की बात करें तो यहां पर इसी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो सदस्यता है उसका भी विस्तार हुआ। इंडोनेशिया इसमें आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के सदस्य के तौर पर यहां पर इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य बना। फिर ब्रिक्स साझेदार देशों के रूप में स्वीकार किसको किसको किया गया, तो देखिए सदस्यता के रूप में इंडोनेशिया आया और ब्रिक्स साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान। तो इन सारे देशों का नाम याद रखेंगे। हो सकता है कि आपको 4 का विकल्प देके पूछे कि इनमें से कौन नहीं शामिल किया गया साझेदार देशों के रूप में ब्रिक्स के अंतर्गत, तो ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। भारत की भूमिका क्या है, तो आगामी 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत संभालेगा, इसलिए ब्रिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन संभालेगा, भारत संभालेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। तो भारत जिस सम्मेलन की मेजबानी करेगा उसका क्रम क्या होगा, 18वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा। रिपोर्ट सूचकांक के अंतर्गत जिला सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 प्रकाशित की गई। कब प्रकाशित हुई है, 7 जुलाई 2025 को। कौन जारी किया है, तो नीति आयोग ने जारी किया है। क्या है, जिला सतत विकास लक्ष्य। कौन सा संस्करण है, तो दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2021 में आया था। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं हमारे और पूर्वोत्तर राज्यों के जो जिले हैं वहां पर एसडीजी प्रगति यानी सतत विकास लक्ष्य की प्रगति क्या है इसका मूल्यांकन करना। तो नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है और तकनीकी सहयोग इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने इसमें तकनीकी सहयोग किया है। तो डेवलप करने में नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और सहयोग किसने किया है, तो यूएनडीपी ने इसमें तकनीकी सहयोग किया है। अब इसमें कवरेज में 8 राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं कि कुल 131 में से 121 जिले इसमें शामिल रहे, जिसमें कि लगभग हम कह सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर के 92% जिले हैं वो इसमें शामिल रहा है। स्कोरिंग की श्रेणी जो है अगर देखें तो इसमें जो श्रेणियां बनाई गई हैं वो आप देख सकते हैं कि स्कोर अगर 100 रहेगा सबसे अच्छा तो उसको क्या कहा जाएगा, अचीवर कहा जाएगा। अगर 100 से कम है, 65 से 99 के बीच में है तो उसको फ्रंट रनर कहा जाएगा। वहीं पर 50 से 64 के बीच स्कोर है तो परफॉर्मर कहा जाएगा और एस्पिरेंट कहा जाएगा जब 50 से भी नीचे स्कोर होगा। अब 2023-24 में निष्कर्ष के तौर पर देखें जो 85 जिले हैं या 85 जो है वो फ्रंट रनर में यानी कि 65 से 99 वाली कैटेगरी में जिसमें कि स्कोर है वहां पर पहुंचे। पिछले संस्करण में इसमें 62% ही थे, अब इस साल आप देखें 85 जिले इसमें पहुंचे हैं, याद रखेंगे। और मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में रहे। कोई भी जिला अचीवर या एस्पिरेंट श्रेणी में नहीं रहा, यानी कि अचीवर जो सबसे ऊपर वाला है इसमें कोई भी जिला नहीं रहा और एस्पिरेंट यानी कि 50 से नीचे सबसे खराब वाले में भी कोई नहीं रहा। सबसे अधिक स्कोर वाला जिला कौन सा है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो हना हथियाल ये जिला जो है सबसे ज्यादा सबसे अच्छा स्कोर किया है और ये मिजोरम का है। 81.43 अंक इसने अर्जित किए हैं। तो सबसे अच्छा स्कोर किस जिले ने किया है, मिजोरम के हना हथियाल जिले ने किया है। और सबसे कम स्कोर वाला जिला क्या कौन सा है, तो लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का है, 58.71 अंक। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले जिले आप याद रखेंगे, हना हथियाल मिजोरम का सबसे ज्यादा, लोंगडिंग जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम स्कोर है। सतत विकास रिपोर्ट की बात करेंगे 2025 एसडीआर सबसे पहले जारी करने वाली संस्था कौन जारी करता है सतत विकास जो रिपोर्ट है, यही आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एसडीएसएन जो है वो जारी करता है। भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग 2025 में 99वां स्थान था 167 देशों में और भारत का स्कोर 67 जो है स्कोर था। भारत की रैंकिंग 2025 में क्या है, तो 99 रैंकिंग है और कितने देश इसमें सम्मिलित थे, तो 167 देश। भारत का स्कोर क्या है, तो 67 है। तो ये तो याद करना आपके लिए आसान है कि स्कोर 67 है और 167 देश भी हैं और 99वां स्थान है, यानी कि सेंचुरी में एक कम है। अब देखिए 2024 में कौन सा स्थान था, तो 109वां स्थान था और 2023 में 112वां स्थान था। तो इस तरह से पिछले 2 स्थान भी आप याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए भारत की रैंकिंग 2025 में
99वीं रैंक है। सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया? तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जिस देश ने किया है वो है पहली रैंक पे फिनलैंड ने किया है, दूसरे पे स्वीडन ने किया और तीसरे पे डेनमार्क ने किया है। तो पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे डेनमार्क, याद रखेंगे। अब पड़ोसी देशों से भी तुलना कर लेते हैं। तो देखिए भारत 99वें पायदान पर है। इसके अलावा बांग्लादेश देखिए 114, तो भारत की स्थिति ठीक है। पाकिस्तान 140, इससे बहुत बेहतर है। अब आगे तो है भारत, लेकिन अभी और इसमें गुंजाइश है। भूटान की देखिए 74, नेपाल जो है 85, यानी भूटान और नेपाल और श्रीलंका 93 और मालदीव 53, यानी कि ये जो छोटे देश हैं इनकी स्थिति भारत से अच्छी है। किसमें? सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 99, और पिछली बार क्या था? तो पिछली बार 109। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है ऑपरेशन अभियान के अंतर्गत धरती आबा जन भागीदारी अभियान। तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान को आपको याद रखना है। इसमें इस अभियान की शुरुआत हुई है 24 जून 2025 को। क्या खास बात थी भाई, इस समय क्या था उसको भी याद रखिए। तो इस समय धरती आबा अभियान जो है, चलिए बताइए कि क्यों यही तिथि रखी गई है, इसके पीछे क्या कारण है। चलिए, शुरू करने वाला जनजातीय कार्य मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? तो अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। कवरेज की बात करेंगे तो 31 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, 1 लाख से अधिक जनजातीय गांव, इसके अंतर्गत इसको कवर किया जाएगा। यानी 31 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर और 1 लाख से अधिक जनजातीय गांवों को इसमें कवर किया जाएगा। 207 विशेष रूप से जो पीवीटीजी ग्रुप हैं, यानी कि कमजोर जनजातीय समूह वाले जिले हैं, उनको भी कवर किया जाएगा। और शिविर यहां लगाया जाएगा और इन समुदायों को इन शिविर के माध्यम से प्रेरित करने का काम किया जाएगा। भागीदारी की बात करें तो जिला प्रशासन के साथ साथ युवा स्वयंसेवक और जो सीएसओ होंगे, जनजातीय अभिकर्ता यानी एजेंट होंगे, ये सारे लोग इसमें हिस्सेदारी करेंगे। अब देखिए कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों पर भी नजर डालेंगे। जैसे एक है आपके यहाँ पर, ये पुस्तक तो महत्वपूर्ण है ही, कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। ठीक, इस पुस्तक को भी याद रखेंगे, इससे प्रश्न बन सकता है। वीएस रवि जो है सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं, इन्होंने ही लिखा है। और इसका विषय क्या है? तो शेक्सपियर साहित्य के प्रति दीर्घकालीन प्रेम और गहन अध्ययन, व्यक्तिगत इनके अनुभव, यात्राओं का समावेश किया गया है। विमोचन इसका हैदराबाद में किया गया। ये जो दूसरी पुस्तक आपको यहाँ बताई जा रही है, द वन, जिसका नाम लिखा गया है, इसका पूरा नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यह पुस्तक आपसे इसलिए पूछी जा सकती है, ये प्रसिद्ध पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन द्वारा लिखी गई है, द वन। और ये एक बहुप्रतीक्षित आत्मकथा थी, फिलहाल ये आई है। तो इसका पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। होर्मुज जलडमरू चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? तो याद रखिए, हाल में एक घटना हुई है अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा। जब ईरान और अमेरिका में तनाव हुआ तो अमेरिका ने जो अपना ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया, उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप हैमर जो होर्मुज जलडमरू जो है वो चर्चा में आ गया था। क्योंकि जब अमेरिका ने यहाँ पर प्रतिक्रिया की तो ईरान की जो परमाणु सुविधाएं थी, जिसमें कि नेटांज, इस्फहान, फोराड, ये इसको निशाना बनाया गया। तो जवाब में ईरान ने क्या किया? ईरान ने कहा कि हम जो होर्मुज जलडमरू मध्य है वो बंद कर देंगे, और इसके लिए वहां उसने अपने यहाँ एक प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया। अब इसकी स्थिति इंपॉर्टेंट है, ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में होर्मुज जलडमरू स्थित है। जब कोई भी घटना चर्चा में आती है तो वो जगह को आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान देंगे। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने का काम करता है होर्मुज जलडमरू। इसकी चौड़ाई 55 से 95 किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किससे किसको कनेक्ट करता है? तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कनेक्ट करता है और अरब सागर से जोड़ता है, और चौड़ाई 55 से 95 किलोमीटर है। वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है। यहाँ से वैश्विक तेल एलएनजी परिवहन का एक मार्ग है। विश्व की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 20 से 25% यहाँ से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और 2024 में प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल यहाँ से ले जाया गया। तो इसलिए होर्मुज जलडमरू की स्थिति आप देखेंगे मैप में। बित्र द्वीप चर्चा में था। बित्र द्वीप क्यों चर्चा में था? तो लक्षद्वीप प्रशासन ने क्या किया है, इस द्वीप को भारत की रक्षा और सामरिक एजेंसियों को सौंपने की एक पहल की है। इसकी वजह से ये बित्र द्वीप चर्चा में था। अब ये इसका संबंध किससे है? तो लक्षद्वीप से है। लक्षद्वीप का ये सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है। यहाँ की जनसंख्या मात्र 271 है, याद रखेंगे। इसकी स्थिति क्या है? तो 11 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश से 72 डिग्री 11 मिनट देशांतर तक, यानी कि ईस्ट देशांतर तक इसकी स्थिति है। कोच्चि से दूरी लगभग 483 किलोमीटर है और अमीन द्वीपी द्वीप उप समूह का हिस्सा है। और यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 271 लोग हैं। अब
मछली पकड़ना और नारियल की खेती भी यहाँ पर मुख्य रूप से की जाती है। जनसंख्या बहुत कम है, छोटी जगह है, लेकिन रणनीतिक लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए लक्षद्वीप प्रशासन ने इस द्वीप को भारत की रक्षा सामरिक एजेंसियों को सौंपा है, इसलिए ये चर्चा में था। तो बित्र द्वीप याद रखेंगे, इसका संबंध लक्षद्वीप से था। अगला पुरस्कार और सम्मान के अंतर्गत पीएम नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, ब्राजील ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। कब दिया है? 8 जुलाई 2025 को। स्थान क्या था? अल्वारोडा पैलेस ब्राजीलिया में दिया है। ब्राजीलिया ब्राजील की कैपिटल है। प्रदान किसने किया? तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने। और यह सम्मान किसको मिलता है? तो केवल विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को ही दिया जाता है, पीएम मोदी को यह दिया गया है। और पीएम मोदी को प्राप्त होने वाला ये 26वां, आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार है। भारत ब्राजील संबंध वैश्विक सहयोग में योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया। मेरी पंचायत ऐप WSIS चैंपियन अवार्ड 2025, ये सम्मान वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड 2025 इसको मिला है। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी को WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 दिया गया। किस श्रेणी में दिया गया है? तो सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री, इन चीजों के दिशा में अच्छा कार्य करने के लिए दिया गया है। किसकी संयुक्त पहल है? तो पंचायती राज मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और NIC के द्वारा इस पहल को किया गया है। मेरी पंचायत ऐप WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 दिया गया। किसको दिया गया? तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 को दिया गया। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता के लिए इसने काम करने वाले को दिया जाता है। स्वच्छता जो सर्वेक्षण है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 का 9वां संस्करण ये था। इसमें इसका आयोजक कौन है? तो आयोजक है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। इसकी विशेषता क्या है? तो पहली बार इसमें जो 9वां संस्करण है, इसमें क्या किया गया है? सुपर स्वच्छ लीग जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, पहली बार इसमें सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। 5 स्तरीय जनसंख्या वर्गीकरण और नई पहल का समावेश भी किया गया है। और उद्देश्य क्या था कि जो पुराने टॉप के शहर थे उनको तो शामिल रखा ही जाए, कुछ नई श्रेणियों के तहत भी सम्मान दिया जाए, तो कुछ नए शहरों को भी मौका मिलेगा। विजेता शहर के तौर पर सुपर स्वच्छ लीग के अंतर्गत देखिए इंदौर, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई। उसके बाद मिलियन प्लस श्रेणी यानी 10 लाख से प्लस जनसंख्या में अहमदाबाद सबसे ऊपर रहा। अन्य अग्रणी शहरों में भोपाल, लखनऊ और जबलपुर रहे। स्वच्छ महाकुंभ 2025 के तहत प्रयागराज को सम्मानित किया गया। सफाई मित्र सुरक्षित शहर में विशाखापत्तनम, जबलपुर और गोरखपुर रहे। और स्वच्छ छावनी बोर्ड में सिकंदराबाद का स्थान रहा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है आपसे। फीडे विश्व कप 2025 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी मेजबानी भारत करेगा। तो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक शतरंज जो विश्व कप है उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी, इसलिए महत्वपूर्ण है। कुल 206 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। जेनिक सिनर ने विंबलडन 2025 को जीत लिया है। अब सिनर ने जिनको हराया है, किसको हराया है? तो देखिए सिनर पहले तो किस देश के हैं याद रखिएगा, इटली के हैं जेनिक सिनर। और पुरुष एकल फाइनल में इन्होंने कार्लोस अल्काराज को हराया है। इनके बीच काफी चलती है प्रतिद्वंदिता, तो इन्होंने इनको पराजित किया। अब आप कमेंट करके बताइए कि जो कार्लोस अल्काराज है ये किस देश के हैं। अब ये सिनर का पहला विंबलडन है और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है, ये भी याद रखेंगे। और सिनर विंबलडन में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी भी बने, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है आपसे। 12 जुलाई 2025 को जो 47वीं विश्व धरोहर समिति थी उसने इनको शामिल किया। और इसमें क्या है? तो कुल 12 किलों का समूह है और 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है, जो जिंजी का किला है। इसका निर्माण काल कब का है? तो 17वीं सदी में के अंत से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक ये बने किले हैं। भूगोल के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया उसमें पहाड़ी किलों के अंतर्गत सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, जिंजी आते हैं। पहाड़ी वन किले के अंतर्गत प्रतापगढ़, पहाड़ी पठार किले के अंतर्गत पन्हाला, तटीय किले के अंतर्गत विजयदुर्ग, द्वीप किले के अंतर्गत खंडेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग। 8 किले ASI द्वारा संरक्षित, 4 महाराष्ट्र सरकार के अधीन। इस तरह से जो 12 किलों का ये समूह है, जिसमें कि 11 महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु में जिंजी किला है, इनको मराठा सैन्य परिदृश्य में, यानी कि जो मराठों का जो उत्कर्ष था उसमें इन किलों की भूमिका थी, तो उसी के अंतर्गत उसी विरासत को संरक्षित करते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। हट्टी जनजाति चर्चा में थी, हिमाचल प्रदेश की। इसमें क्या हुआ कि 2 भाइयों द्वारा एक ही महिला से जो विवाह की घटना हुई, तो उससे जो बहुपति प्रथा थी
उसमें उसकी वजह से ये चर्चा में आया था। ठीक है। और हट्टी जनजाति, क्योंकि सामान्य रूप से जो बहुपति प्रथा है वो कानूनी रूप से मान्य नहीं होती है, लेकिन जनजातियों के संदर्भ में यहां देखेंगे तो ये यहां पर मान्य है, तो इसकी वजह से ये चर्चा में हुआ। अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा वाले क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। इसका नाम क्या है? तो नाम जो है हट्टी जनजाति, हाट यानी स्थानीय बाजार से ये नाम आया है, और पारंपरिक रूप से ये लोग इसी बाजार में जाकर अपनी फसल को बेचने का काम करते थे, इसलिए वहां से ही निकला है हट्टी जनजाति का ये नाम। ये दो प्रमुख समूह इनके हैं, ट्रांसगिरी हिमाचल प्रदेश में, जौनसार बावर उत्तराखंड में। संवैधानिक स्थिति की बात करेंगे तो अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्रदान किया था, तो इससे हट्टी जनजाति चर्चा में थी। अब आप बताइए कि जब बहुपति प्रथा को कानूनी रूप से मान्य नहीं किया जाता है, तो यहां पर इस जनजाति में बहुपति प्रथा के लिए क्या वास्तव में कानूनी रूप से मान्य है, नहीं है, क्या स्थिति है? कमेंट करके बताइए। अब चलिए अभ्यास प्रश्न की एक एक करके आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ते हैं कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला अभ्यास प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में प्रकाशित एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अग्रणी जैव विविधता खोज केंद्र कौन सा राज्य बना? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा मेघालय, चौथा तमिलनाडु। अगला है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक कौन बनी? एलेन जॉनसन, मैरी कॉम, नाओमी ओसाका या क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला सवाल है हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को 167 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 107वां, 120वां, 87वां या 99वां। अगला प्रश्न है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए है विराट कोहली, विकल्प बी शिखर धवन, विकल्प सी एम एस धोनी या विकल्प डी रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है हाल ही में विंबलडन 2025 के पुरुष एकल खिताब में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर या डैनियल मेदवेदेव। तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इन सारे प्रश्नों का सटीक जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। पिछले एपिसोड अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।